आप इंग्लिश बोलते हैं, पर गलत स्ट्रेस से मीनिंग चेंज हो रहा है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है वर्ड स्ट्रेस। मैं पूरे जो पीछे मैंने वीडियो अपलोड किए थे, फोनेटिक्स के ऊपर, जो आपकी पूरे जो आपने बताया था कि शब्द सर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लेके आना साथ में, ताकि ये समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, ये भी जो वर्ड स्ट्रेस है, ये भी उसी की तरह तर्ज के ऊपर बनाया गया है। पहले हिंदी है, इंग्लिश है, मिक्सअप है, इस तरह से ये रहेगा। और ये मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जब आप तीनों इन जो 3 शायद ये बनेंगे पार्ट इसके, 3 पार्ट करने के बाद में आपको वर्ड स्ट्रेस में से कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा-सा आपको रिमाइंड कराऊँ कि आपने पीके मूवी देखी थी। पीके मूवी के अंदर एक नाम था अच्छा, ठीक है? जो आमिर खान है वो लेता है। तो एक कहता है अच्छा, एक होता है अच्छा, एक होता है अच्छा। तो ये कह रहा है ना कि ये जो अच्छा वर्ड है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज हो रहा है, उसका जो मीनिंग है ना वो भी चेंज हो रहा है। तो ये सारा सारा क्या है कि वर्ड स्ट्रेस का खेल है। तो वर्ड स्ट्रेस जैसा कि शब्द से हमें पता हो रहा है कि यदि किसी अंग्रेजी शब्द में एक से अधिक अक्षर ध्वनि अक्षर होते हैं तो एक बलागत पड़ता है, मतलब एक स्ट्रेस पड़ता है। यह जोर से बोला जाता है। स्ट्रेस दर्शाने के लिए ऊपर से खड़ी पाई लगा देते हैं इस तरह से। ये जैसे वर्ड है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये लगती है। तो होप आपको ये है अभी ये क्लियर हो गया होगा कि जो अच्छा वर्ड है वो किस तरह का जो वर्ड था रहा था। अब जैसे अगर किसी को अब इंग्लिश में चलते हैं कि व्हेन एन इंग्लिश वर्ड हैज़ मोर देन वन सिलेबल, कि जब अंग्रेजी का एक जो इंग्लिश है उसका एक सिलेबल जो अधिक ध्वनि अक्षर होते हैं, वन वन ऑफ दीज इज मेड टू स्टैंड आउट मोर देन अदर। आप लोग बाकी ये पढ़ देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग कोई बच्चे तो कोई हो नहीं, सारे सारे 18 प्लस के हो, ठीक है, तो आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस जरूर करना ताकि आपको समझ में आ जाए। जब ये बता दिया तो इसके बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी-सी मेरी प्रैक्टिकल क्लास रहती है, कम टाइम में ज़्यादा डाटा है वो देना होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वीडियो के साथ रहें। निम्नलिखित शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, जैसे एबल, डेंटिस्ट, डिलीवर, बिसाइड, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं ना इस तरह से जो ये वाले, ठीक है? ये सारे-सारे क्या हैं? स्ट्रेस हैं ये। एक होता है बिसाइड, एक होता है बी-साइड, एक होता है डिलीवर, डिलीवर, ठीक है? तो ये जो बोला जा रहा है इसके अंदर जो सारा का सारा जो मीनिंग है ये चेंज हो रहा है, इसे ही वर्ड स्ट्रेस है ये कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है? तो अब कोई बच्चा कहे कि सर मेरे को तो अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही, तो बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट है, सीधा-साधा हिंदी के अंदर ही आ गए हम, ठीक है? इस टॉपिक के लिए। तो देखिए, तो कौन-सा अक्षर सिलेबल अथवा सिलेबल पर बलाघात स्ट्रेस लगेगा, यह जानने का कोई कोई भी साधारण तरीका नहीं है। ठीक है? लेकिन जो भी शब्द सीखा जाए तो निश्चित रूप से उस पर स्ट्रेस लगाना भी आवश्यक है, अन्यथा गलत अक्षर को स्ट्रेस करने पर शब्दों का रूप है वो बिगड़ जाएगा। तो सुनने वाले को इस शब्द की समझने में कठिनाई होगी। ये वो पॉइंट है बच्चों जिसके लिए हमें सारा का सारा ये जो टॉपिक है ये करना पड़ रहा है। क्या कि जो शब्द सीखा जाए तो निश्चित रूप से उस पर स्ट्रेस लगाना भी सीखना आवश्यक है। जो हम बोलते हैं, जैसे हमारे डेली रूटीन के अंदर जो हम बोलते हैं, उन वर्ड को कैसे, कहाँ पर, किस तरह से बोला जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनका जो मीनिंग है वो गलत पड़ जाएगा। जैसे हमने अभी वो जो वर्ड अच्छा देखा था, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस है वो चेंज होता रहता है। अब अगर हम देखें व्हाट इज़ सिलेबल, कि ध्वनि अक्षर क्या है? बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि सिलेबल क्या है। तो सिलेबल का जो शायद 3 नंबर वीडियो है वो एक बार ज़रूर देख लेना, जो पार्ट 3 है फोनेटिक्स का, तो उसमें मैंने बता भी रखा है। फोनेटिक्स के संबंध में ध्वनि अक्षर सिलेबल भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सिलेबल, ठीक है? अब जैसे अगर हम बात करें तो बात सबसे पहले कहाँ से चलती है? साउंड से चलती है, ठीक है? यहाँ क्या है? फोनीम है और मोर्फीम है, ठीक है? साउंड के बाद में क्या आता है? लेटर आता है। लेटर के बाद में क्या आता है? वर्ड आता है। वर्ड के बाद में क्या आता है? फ्रेज़ आता है। फ्रेज़ के बाद में क्या आता है? क्लोज़ आता है। क्लोज़ के बाद में क्या आता है? सेंटेंस आता है। ठीक है? और सेंटेंस के बाद में कहते हैं डिस्कोर्स है वो आता है। तो ये एक पैटर्न रहता है जहाँ से मतलब जो वर्ड्स हैं ये लिखे जाते हैं, जो मतलब जो सारा का सारा जो वर्ड्स राइटिंग है इस तरह से पोर्शन में ये चलती है। तो साउंड है ये कहाँ से आई है? फोनेम से और मोर्फेम यहाँ से आई है। आगे की जो वीडियोज़ रहेंगी उसमें मैं ए टू ज़ेड जो चीज़ें हैं ये दोबारा से फिर से मैं करवाने वाला हूँ।
तो जब हम सिलेबल के बारे में बात करते हैं, तो ध्वनियाँ जो साउंड के बारे में सोचते हैं, ना कि अंग्रेज़ी भाषा के अल्फ़ाबेट के बारे में। देखो, अब जब एक वोवेल होता है, ठीक है? जब हम सिलेबल के बारे में बात करते हैं, तो हम ध्वनियों के संबंध में सोचते हैं, मतलब साउंड्स के बारे में सोचते हैं, ना कि अंग्रेज़ी भाषा के संबंध में, ठीक है? ये क्लियर हुआ? यदि कम तथा कंबाइन 2 शब्दों को मिलाकर हम देखेंगे, कम में 1 सिलेबल है, कंबाइन में 2 सिलेबल हैं। ये देख लो यहाँ पे, कम है, यहाँ पे 1 सिलेबल है, कंबाइन है यहाँ पे इसमें 2 सिलेबल है, कैसे हुए? कंबाइन। यहाँ इसकी ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में कंबाइन, कंबाइन, ठीक है? अब कंबाइन में कम के ऊपर है ना, ये यहाँ पर ये स्ट्रेस लगा है, ठीक है? तो पहले हमें ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में फिर ये स्ट्रेस है ये आता है। और उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो हमने बताया था कि कॉन्सोनेंट क्या है, वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सीवीसी, इस तरह का जो मैंने फोर्थ शायद वीडियो बनाया था, वो आप लोग जरूर चेक कर लेना। यदि हम वोवेल ध्वनि के लिए तथा व्यंजन के लिए सी का प्रयोग करें, तो इस प्रकार लिखा जाएगा, जो कि अपन जानते भी हैं इस चीज को। जैसे कम है, जैसे हम बी की करते हैं वोवेल के लिए, ठीक है? और सी किसके लिए करेंगे? व्यंजन के लिए, मतलब कॉन्सोनेंट है। अब कम है, कम के अंदर कम, तो यहाँ पे ई है, इसकी साउंड नहीं आ रही, तो सी कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट। कंबाइन, कंबाइन, ई की साउंड आ रही है ना, 2 सिलेबल है, बीच में आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ना, स्वर व्यंजन के आधार पर सिलेबल लिखे तो इस प्रकार होंगे, ठीक है? किस प्रकार होंगे? तो चलिए चलते हैं आगे। अब आई वोवल है, ही, ही, एच क्या है? कॉन्सोनेंट, ई क्या है? वोवल, सी, सी कॉन्सोनेंट, वोवल, दे, दे, ठीक है? अब कॉन्सोनेंट, ये वोवल, ठीक है? इस तरह से ये चलेगा। अब ये जो ई है, इसकी साउंड है कहीं नहीं आ रही, आह, आह, ये आवाज़ आती है, ये क्या है? वोवल, ओह, ओह, ठीक है? ये वोवल, ठीक है? इस तरह हम पाते हैं कि सिलेबल के लिए वोवल आवश्यक है, व्यंजन कॉन्सोनेंट नहीं, ठीक है? अब अगर हमें सिलेबल निकालना है, तो हमें वोवल के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना वोवल के हम इसको नहीं कर पाएँगे। इसी ध्वनि अक्षर के सिलेबल में इनका क्रम सामान्यतः क्या रहता है? सीवीसी रहता है, ठीक है? तो ये पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें उस वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में हमें ये पता चलेगा कि वोवल है वो कौन-कौन से हैं। जहाँ वोवल आएगा वहाँ पे वी लिखना है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पे सी लिखना है। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन-सा साइलेंट लेटर है और कौन-सा किस तरह का है, जो रूल पीछे बताए थे ना, उसके अकॉर्डिंग। वर्ड स्ट्रेस और फोनेटिक्स है, ये दोनों इंटररिलेटेड रहते हैं, ठीक है? एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब अगर हम देखें वर्ड स्ट्रेस के बारे में, हमें जान चुके हैं 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले शब्द में एक सिलेबल तथा अन्य सिलेबल से अधिक ज़ोर से बोला जाता है। यह सिलेबल स्ट्रेस्ड सिलेबल तथा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहलाता है। इसी प्रक्रिया को वर्ड स्ट्रेस है ये कहते हैं। क्या कहते हैं? कि एक को तो प्रेशर से बोला जाता है, स्ट्रेस के द्वारा बोला जाता है, दबाव के द्वारा बोला जाता है। जैसे अच्छा, ठीक है? एक अच्छा, ठीक है? तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो ये क्या हुआ? स्ट्रेस क्या है और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स क्या है? इसके बारे में हम अब जानेंगे। मतलब आगे से आगे अब जो स्ट्रेस है, इसकी जो कैटेगरीज़ है ये बन रही है। जैसे ओवर, ओवर, ये देखो, ओवरकम, यहाँ कहीं भी आपको आर दिख रहा है? ओवरकम, ठीक है? इस तरह से ये बनता है। देखिए हिंदी में अब आपके अकॉर्डिंग है ना सारा चल रहा है। ओवर शब्द में पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, ठीक है? अगर ज़ोर से बोला जाएगा तथा दूसरा सिलेबल कम ज़ोर देकर है वो बोला जाएगा। इसलिए अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। ओवरकम शब्द में 3 सिलेबल हैं, ठीक है? तीसरा सिलेबल कम अधिक ज़ोर से बोला जाएगा, अतः स्ट्रेस्ड है। दूसरा अथवा मध्य मिडल का वर है, सबसे कम ज़ोर देकर बोला जाएगा, ओवरकम, ठीक है? पहला सिलेबस ओ था, तीसरा सिलेबल के माध्यम से ज़ोर देकर है वो बोला जाएगा। तो पहला क्या है? ओवरकम, ठीक है? ओवरकम, ठीक है? तो कम की साउंड है वो ज़्यादा आ रही है ना, तो इसे ही बोला जाता है। ये कहा जाता है कि लास्ट सिलेबल कम पर प्राइमरी स्ट्रेस है, फर्स्ट सिलेबल पर सेकेंडरी स्ट्रेस है तथा मिडल सिलेबस बिना मुलाकात के अनस्ट्रेस्ड है, ये कहलाएगा। तो ये पॉइंट है, इसको आप लोग है नोट कर लें। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, ये होने वाला है।
तो चलिए चलते हैं कि प्राइमरी स्ट्रेस है और जो सेकेंडरी स्ट्रेस है ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रेस 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले शब्द जो सिलेबल सबसे अधिक ज़ोर फ़ोर से बोला जाता है उस पर प्राइमरी स्ट्रेस होता है। इसी ऊपर की खड़ी पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? 2 से अधिक सिलेबल वाले शब्द जो सिलेबल सबसे अधिक ज़ोर से बोला जाता है, उस पर प्राइमरी स्ट्रेस होता है। इसके ऊपर खड़ी पाई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है? जिस सिलेबल के माध्यम से ज़ोर देकर बोला जाता है, उस पर सेकेंडरी स्ट्रेस होता है। फिर नीचे की ओर खड़ी पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनमें डिफ़रेंस है, ठीक है? ये क्या इनमें डिफ़रेंस है? ये तो ऊपर वाला ऐसे लिखा जाएगा, और ये इस तरह से ये आएगा। अनस्टेड सिलेबल को इस तरह भी दर्शाया जाता है। जिन पर सिलेबल्स पर स्ट्रेस नहीं होता, उनमें अक्सर एक ध्वनि है वो होती है। ध्वनि कभी भी स्ट्रेस सिलेबल में नहीं पाई जाती। यह ध्वनि कभी भी स्ट्रेस लेवल में नहीं पाई जाती। तो जो सेकेंडरी स्ट्रेस है और प्राइमरी स्ट्रेस है, इन दोनों के अब हम देखते हैं कि उदाहरण है वो कौन-कौन से ये होते हैं। तो इस लाइन को इनको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लो बच्चों, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? कंटेन, अब कंटेन, ठीक है? तो देखिए कि सिलेबल कहाँ आया है? क्या है ये? प्राइमरी एंड सेकेंडरी का है। ओब्टेन, ओब्टेन, ठीक है? ऑब्टेन, ठीक है? ओमिट, ओमिट कहाँ आ रहा, आर कहीं है ही नहीं इसमें, ये कहाँ आ रहा है? परमिट, प्रोवाइड, 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 कंबाइन, कंबाइन हमने पहले ही किया था। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ठीक है? अब फोटोग्राफी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आया भी हुआ है। अब प्राइमरी है, सेकेंडरी है और अनस्टेड सिलेबल है, अब उनके उदाहरण हम देखते हैं। पॉसिबिलिटी, तो ये देखो कौन-सा है ये? अनस्ट्रेस वाला, ठीक है? गारंटी, तो जो गारंटी है, ये किस तरह से है यूज़ हो रही है, ये देखो, गारंटी, ठीक है? यहाँ से भी ऐसे यूज़ हो रही है। अंडरस्टैंड, ठीक है? सैटिस्फैक्टरी, सैटिस्फैक्टरी। अब आगे जब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस है, उसके जो और उदाहरण है, वो किस प्रकार, तो जो स्ट्रेस हमेशा पहले पर लगता है, उसको देखते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, तो सबसे पहले हमें इस तरह से ये करना पड़ेगा। अब देखें एक्सीडेंट, हम सोचते हैं भी इसके ऊपर आएगा स्ट्रेस, लेकिन इस पे नहीं आता। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है? अब स्ट्रेस ऑन सेकंड्स लेवल दूसरे को देखते हैं। बीकम, देखो बीकम, हमें हमेशा पहले ये देखना है कि डॉक्टर, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सी का जब हम करते हैं तो यहाँ पे बात मतलब आती है। हम ऐसा सोच रहे हैं लेकिन होता नहीं है। तो जो यहीं से टूट जाता है ना जो वर्ड, ठीक है? वो सेकंड्स लेवल पे जाता है हमेशा, और जब यहाँ पे वर्ड टूट नहीं रहा ना, तो ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट पे आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। रिसीव, रिसीव, टुमारो, टुमारो, ठीक है? टुमारो, ये जो वर्ड है इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं टुमारो, ठीक है? तो इसमें यहाँ भी लगा देते हैं और यहाँ भी लगा देते हैं, तो ये सही नहीं होता। अब स्ट्रेस ऑन थर्ड, आफ्टरनून, आफ्टरनून, अंडरस्टैंड, पहले आफ्टर हो गया, फिर नून हो गया, ठीक है? अब रिकमेंड है ये, तो रिकमेंड है ये, तो रिकमेंड में RECOM, ठीक है? MEND, हम सोच रहे हैं डबल एम के बाद में एल लगेगा, नहीं, हमें जो डबल आएगा उसके बीच में आता है ये बहुत बार, ठीक है? अब चलते हैं आगे। स्ट्रेस ऑन फोर्थ लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मोस्टली यही एग्जाम में ये पूछा जाता है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, तो ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे दो दो लग रहे हैं, तो ये हमें चेक करना है वो पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है? अब इन वर्ड्स को हमें बार बार क्या है, इनको बोलना पड़ेगा। हम लोग, कोई मदर टंग हमारी इंग्लिश नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है? तो चार तरह से इसका बच्चों ये टॉपिक है, ये रहता है जो हमने अभी तक सीखे हैं, ठीक है? हमें सबसे पहले जो वर्ड है उसको हमें स्पीक करना है, बोलना है। अगर बोलने के बाद अगर हमें वर्ड्स है वो तोड़ना अगर आ गया, तो हमें ये वर्ड है ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।